बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैपिटल स्पेशल। मैं हूं चौधरी नुमान। ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में आए रोज़ एक नया बयानिया, नया मंजरनामा, नई सूरत हाल देखने को मिलती है। अब मुल्क की मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए, हुकूमत कन्फ्यूज़ है, अपोजिशन कन्फ्यूज़ है, अवाम कन्फ्यूज़ है कि अब आगे होना क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और 9 मई के वाक़यात के बाद पंजाब हुकूमत का यह दावा है कि ज़मान पार्क में मुश्तबा 40 के करीब दहशतगर्द मौजूद हैं, जबकि यह भी दावा सामने आ रहा है कि 8 के करीब दहशतगर्दों को फरार होते हुए गिरफ्तार भी किया गया। मुज़ाकरात जारी हैं। सवाल यह बनता है कि अगर ज़मान पार्क में दहशतगर्दों की मौजूदगी यकीनी है, आपको इतलात है, तो फिर ऑपरेशन की बजाय मुज़ाकरात की राह क्यों ली जाती है? जब आपको पता है कि वहां पर दहशतगर्द मौजूद हैं, उनको पकड़ा क्यों नहीं जाता? क्यों वाज़ेह तौर पर यह कहा जाता है कि हम पहले सर्च वारंट लेकर आएंगे, पहले देखा जाएगा, मुज़ाकरात किए जाएंगे, इजाज़त ली जाएगी, फिर दहशतगर्दों को पकड़ा जाएगा? मुमलिकत खुदादाद में पहले कब ऐसा हुआ कि दहशतगर्दों को पकड़ने से पहले मुज़ाकरात हुए? अगर यह ऐसा नहीं है, सियासी बयानिया है, तो ये मुल्क का नुकसान इससे मज़ीद क्या होगा कि इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पर मौजूद है, कवरेज कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया मौजूद है, तो ये सारी सूरत हाल हमें देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ रहनुमाओं की जो गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, शेरी मज़ारी की गिरफ्तारी के हवाले से इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनको रिहा किया, पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसमें जो रिमार्क्स दिए गए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से, उन्होंने कहा कि अदालत की रिट इस मुल्क का वकार है, अदालती हुक्म के बावजूद शेरी मज़ारी को गिरफ्तार किया जाता है। आखिर ये क्या वजूहात हैं कि अदालतें तहफ़्फ़ुज़ दे रही हैं लेकिन पुलिस गिरफ्तार कर लेती है? ये सारी सूरत हाल और मंजरनामा है। और दूसरी तरफ आज लाहौर हाई कोर्ट ने 72 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के जो इस्तीफ़ों की मंजूरी थी उसे कालादम करार दिया है। क्या अब स्पीकर इन अरकान को गुड टू सी यू कहेंगे या इसके अलावा उनके पास कोई और भी ऑप्शन मौजूद होगा? ये सारी सूरत हाल है जिस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, ज़ोब में सिराजुल हक साहब के कर हमला हुआ और सिराजुल हक साहब महफूज रहे इस सारे मामले के अंदर, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन जो हमला हुआ उसकी तहकीकात होनी चाहिए और मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक भी पहुँचाना चाहिए। सारी मंजरनामा और सारी सूरत हाल आपके सामने रखी है। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे एडवोकेट गुलाम अब्बास और उनके अलावा सीनियर तज्ज़ियाकार सत्तार खान साहब, दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और पहले मैं गुलाम अब्बास हरल साहब आपकी तरफ आऊँगा। सारी सूरत हाल आप देख रहे हैं, इसमें आइन और कानून के साथ जो हो रहा है और गिरफ्तारियों के हवाले से जो सिलसिला एक चला है, ये सारी सूरत हाल को देखते हुए आपका इस पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए, इस वक्त जो मुल्क में है वो जंगल का कानून जो है वो राइज है और ह्यूमन राइट्स जो है उसकी वायलेशन हो रही है। लोगों के जो बुनियादी हकूक़ हैं उन पे डाका डाला जा रहा है हुकूमत वक्त की तरफ से। तो किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसको कानून के मुताबिक उसके साथ सलूक किया जाए और उसी हवाले से जो है गिरफ्तारियाँ की जाएँ। तो आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से चादर और चार दीवारी का जो तकद्दस इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जिस तरह औरतों की इज़्ज़त और आबरू की तौहीन की जा रही है और लोगों के घरों में आपने देखा है कि जहाँ भी पुलिस जाती है वहाँ उनका टीवी तोड़ती है और बाकी चीज़ें अशिया वगैरह जो घर में होती है उसको भी तोड़ती है और साथ जो है उनको ज़दोकोपी करती है। और पूरे मुल्क में इस वक्त जो खौफ की फ़िज़ा जो इस वक्त कायम की जा रही है, खुदा रहा बस कर दें। आपने जो इतनी अभी तक कुछ नहीं सीखा और किसी को भी इस तरह डराने दबाने से जो है वो आप उनको बेहतर शहरी जो है वो नहीं बना सकते। और जो 9 मई के हवाले से जो वाक़या रूनुमा हुआ वो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। उस हवाले से मेरी सिर्फ यही गुजारिश है हुकूमत वक्त से, जो इसमें गरीब लोग और बेगुनाह इनोसेंट बच्चे वगैरह जिनको इश्तियाल दिला के इस्तेमाल किया गया, उनके हवाले से सोचा जाए, ना कि उनके ऊपर की कड़ी सज़ाएँ और उनके घरों की मसमारी की जाए। जो ये लोग करने वाले थे अपने सियासी मकासद के लिए, असूल के लिए उनको इस्तेमाल किया जाए, तो वो जो जुर्म होता है उसकी जड़ तक पहुंचा जाए। तो अगर जुर्म हो भी जाए तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लोगों के फंडामेंटल राइट हैं, आर्टिकल 10A जो है वो कहता है कि हर किसी को फेयर ट्रायल का हक जो है वो दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है मुल्क
हमारा पहले ही बड़ा मजाक बन चुका है। और पूरी दुनिया में आपने देखा है कि इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जितनी भी एसोसिएशंस हैं, वो इस वक्त उनकी नज़र जो है हमारे मुल्क पे है। जो पंजाब पुलिस जो है, जो इस वक्त उनका रवैया है वो बड़ा गंभीर है। तो जिन लोगों ने ये जुर्म किया, जिन्होंने जो आर्मी इंस्टॉलेशन थी उनको मसमार किया, वहाँ पे उन्होंने जो है गैर कानूनी तौर पे तोड़ फोड़ की, उनको प्रोसिक्यूट करें और कानून के मुताबिक करें, लेकिन घरों का तकद्दस ना पमाल किया जाए। खुदारा तकद्दुस व पमाल ना होने दिया जाए। सत्तार खान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है अरल साहब की। उन्होंने कहा कि जो मासूम लोग, वो जो मोर उठाने वाले थे, जिन्होंने बोतलें अंदर से उठाई और जो सारी सूरत हाल आपने भी देखी, वो पकड़े भी जा चुके हैं। इनका कहना यह है कि कानून के मुताबिक उनको सज़ा दी जाए और बड़ा नरम जोशी का ये मुजाहरा कर रहे हैं। अरल साहब ने तो बड़ा कहा कि उनको सारी सूरत हाल को देखते हुए उनके साथ रहम भी बरता जाए। तो आप भी समझते हैं कि जिन्होंने ये सारा कुछ किया उनके साथ और जो अमल हो रहा है, और जिस तरह अरल साहब ने कहा कि तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है घरों का, आप भी समझ रहे हैं कि ये सारी सूरत हाल ऐसी ही है जैसा अरल साहब कह रहे हैं? आपने अपने इंट्रो में कहा कि हुकूमत भी कंफ्यूज है, अपोजिशन भी कंफ्यूज है, अवाम भी कंफ्यूज हैं, तो क्या मैं कंफ्यूज नहीं हूँ? आप मुझसे इस तरह पूछ रहे हैं जैसे कि मुझे सब चीज़ों का पता चल गया। आपने खुद अपने इंट्रो में कहा, मैं अभी दुरुस्तगी आपने अपने इंट्रो में कहा है कि जी हुकूमत भी कंफ्यूज है, अपोजिशन भी कंफ्यूज है और अवाम भी कंफ्यूज है। जब लोग ही कंफ्यूज हैं, हर तरफ कंफ्यूज हैं, तो हमने क्लैरिटी कैसे आ सकती है? लोग तवक्को रखते हैं कि सितार खान साहब इस कंफ्यूजन से निकालें। लोग बदले तवक्को फिर किसी उससे रखें, बरगजीदा शख्सियत से तवक्को रखें। मैं तो आप ही की तरह का हूँ और आप मेरी तरह के हैं। हमसे तवक्को रखने का मतलब यही होता है कि आपने तवक्को गलत कर ली। अब ये जो कुछ होता है हर दौर में, हुकूमत में जो होती है, सियासी जमात हो या फौजी डिक्टेटर हो, वो अपोजिशन के साथ जिस तरह पेश आती है, ये हर दौर में, हर वक्त में चलता रहा। ये सिलसिला ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी एक दौर में नहीं हुआ कि हुकूमत ने अपोजिशन को कुछ ना कहा हो या अपोजिशन ने हुकूमत को कुछ ना कहा हो। यहाँ हमारे यहाँ होता है कि अपोजिशन चढ़ी होती है हुकूमत पे, हुकूमत चढ़ी होती है अपोजिशन पे। अब वो जो हिस्सा होता है अवामी, जो हुकूमत उस वक्त की हुकूमत हो, किसी सियासी जमात की हो या डिक्टेटर की हो, जो उनके साथ होते हैं वो कहता है हुकूमत ठीक कर रही है, जो अपोजिशन के साथ होते हैं कहते हैं अपोजिशन ठीक कर रही है। दोनों ने कभी नहीं सोचा कि दोनों गलत कर रहे हैं। हमारे यहाँ हुकूमत करने का भी एक अंदाज़ होता है, अपोजिशन करने का भी एक अंदाज़ होता है। हुकूमत में रहने वाले कभी उस अंदाज में नहीं आया कि पता चले हाँ यार हुकूमत इसको कहते हैं। जो अपोजिशन में होते हैं उनका भी पता नहीं चला कि अपोजिशन ऐसी होती है। मार धाड़ से भरपूर हम अपने वक्त में फिल्में देखते थे, पंजाबी फिल्में होती थी। मैंने मौला जट कई दफ़ा देखी, मुझे फिल्म बड़ी पसंद आई। मुझे क्या पता था कि रियलिटी में जाकर एक वक्त ऐसा आएगा कि पॉलिटिक्स में मैं वो चीज़ें देख रहा हूँ जो मैंने मौला जट में देखी थी। अब ये देखें कि आपने संजीदा होना है। संजीदगी एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी ज़रूरत हुकूमत में भी होती है, अपोजिशन में भी होती है। जज्बात के साथ 24 के 24 घंटे जज्बात में रहना, मुझे समझ नहीं आती कि जज्बात में रह के आप आगे कैसे जा सकते हो। जज्बात तो आपको आगे जाने नहीं देंगे। अपने अपने जज्बात में आप घिरे हुए हो। दूसरे ने कुछ किया वो चीज़ तो याद आ गई, जो खुद किया वो याद नहीं आई कि मैंने भी ये किया था जो दूसरा कर रहा है। ये हर दौर में, हर वक्त में पाकिस्तान में ये होता रहा है। इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। हम लोग कहते कहते थक गए कि हुकूमत को वो नहीं करना चाहिए जो ठीक नहीं है, अपोजिशन को वो नहीं करना चाहिए जो ठीक नहीं है। लेकिन ना हुकूमत बात आती है ना अपोजिशन बात आती है। तो अब क्या करें नुमान साहब? तो इस टाइम अदालती जो फैसले हैं उनके साथ जो हो रहा है, जो एक तरफ से गिरफ्तारी के वाज़े तौर पर कहा जाता है कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए, अदालत से वो बाहर निकलते हैं, किसी और केस में पकड़ लिया जाता है, इस्लामाबाद पुलिस को मना किया जाता है कि आपने नहीं पकड़ना, वो पंजाब पुलिस के हवाले कर देते हैं। तो आज जो रिमार्क्स भी आए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से, वो बड़े जज्बाती हुए और कहा कि जो अदालत की रिट है ये मुल्क का वकार है। ये सारी सूरत हाल को देखते हुए, इससे पहले इलेक्शंस का भी फैसला और अभी की जो सूरत हाल है, इन फैसलों के अंदर उनका जज्बाती होना आप कैसे देख रहे हैं? आप मुस्कुरा रहे हैं सारी सूरत हाल पर। मैं पहले कह रहा हूँ जो जज्बात में रहेगा 24 के 24 घंटे वो कैसे जा सकता। अब आपने खुद ही कह दिया कि जैसा जज्बात में आ गए। मैंने अभी 2, 4, 5, 6 दिन पहले ये कैपिटल में ही डिजिटल वीलॉग किया था। उस वीलॉग में बताया कि एक्चुअली ये लड़ाई जो हो रही है ये इस्टेब्लिशमेंट की दरार पड़ चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक इस्टेब्लिशमेंट का बहुत तगड़ा हिस्सा है जो चाहता है कि इमरान खान अब ना आए।
इस्टेब्लिशमेंट का जो दूसरा हिस्सा है, पहले हिस्से की निस्बत वो कमज़ोर हिस्सा है, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। वो चाहता है कि इमरान के रास्ते में जो भी रुकावट होगी उसे दूर किया जाए। अब ये वो लड़ाई चल रही है। इस्टेब्लिशमेंट बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कर्टन इस्टेब्लिशमेंट है। फ्रंट पे सियासी प्यादे हैं, एक तरफ शहबाज शरीफ और उनके साथी हम इत्तेहादी जमातें हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं। ये दोनों सियासी प्यादों की तरह खेल रहे हैं आपस में। जो बिहाइंड द सीन रियल टाइम जैसे कहते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट जो दो हिस्सों में तकसीम, अब वो जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट दो हिस्सों की तकसीम ख़त्म हो जाएगी, वो दरार जो पड़ी हुई है ख़त्म हो जाएगी। मुझे ऐसे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब की भी हो सकता है छुट्टी हो जाए और इमरान खान की भी छुट्टी हो जाए। अब ये होता है कि जब इस्टेब्लिशमेंट आपस में मिल जाती है ना, तो सियासी प्यादे जो होते हैं ना, वो बेचारे, मुझे उनसे हमदर्दी होती है। सियासी प्यादों से मेरी हमदर्दी ज़्यादा है बनिस्बत इस्टेब्लिशमेंट के, क्योंकि वो बड़ी पावरफुल होती है। सियासी प्यादे पावरफुल नहीं होते। हाँ जी, आपने कहा कि इमरान खान भी साइड पे और शहबाज साहब भी साइड पे, तो फिर पीछे कौन आएगा आगे? मैंने अगर लाना होता तो आप मैं आपको ना ले आता। अगर मेरे इख्तियार में है कि मैं किसी को ला सकता हूं तो नुमान मैं आपको ले आता, खुदाई का मेरे इख्तियार में नहीं है। नहीं, मुझे ना आप लेकर आए, लेकिन आपने जिस तरह खुद कहा कि मुझे लगता है कि इमरान खान को भी साइड पे कर दिया जाएगा और शहबाज को भी। ये बात तय है कि इस्टेब्लिशमेंट जब जुड़ती है ना आपस में, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जब तक जुड़ी रहती है बड़ी ताकतवर होती है, बड़ी पावरफुल होती है। जब चाहती है जिसको आने देती है, जब चाहती है जिसको फारग कर देती है। सियासतदान कोई भी हो, कितना तगड़ा सियासतदान क्यों ना हो, कितनी तगड़ी सियासी जमात क्यों ना हो, इस्टेब्लिशमेंट जब बिफरती है ना, तो फिर वो सियासतदान अपनी जगह पे नहीं। तो अभी जो सूरत हाल है, इसमें इमरान खान को ना आने देना, इसमें इस्टेब्लिशमेंट का रोल है। और आप समझते हैं कि इमरान खान का अगर वो आते मुल्क पे तो मजीद नुकसान होगा? वही बात कर रहे हो, मैं क्या इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा इमरान के पीछे है। अगर इस्टेब्लिशमेंट का वो हिस्सा ना हो इमरान के पीछे, जो नहीं आने दे रहा, मैं तो उसका सवाल मेरी तरह का, मैं तो उसका सवाल कर रहा हूँ ना, जो नहीं आने दे रहा, तो वो किस बिना पर नहीं आने दे रहा? तो आपको उस इस्टेब्लिशमेंट के उस हिस्से से आपकी हमदर्दी लगती है जो इमरान को आने देना चाह रहा है। नहीं, यानी कि आपने उस पे इतराज किया, दूसरे पे नहीं किया। दूसरे की तरफ भी मैं आता हूँ, लेकिन आए तो आए, एक ही दफा आए ना, लेकिन इस टाइम खत्म हो जाएगा, फिर आओगे। नहीं, मैं उस तरफ आऊंगा, लेकिन अक्सरियत इस टाइम मुल्क की ये चाहती है कि इमरान खान आ जाए। इमरान खान खुद ये कहते हैं कि हमने सर्वे करवा के देख लिया, थर्मामीटर लगाया, जहां से आपने गेज कर लिया। अभी इमरान खान साहब ने चाहती है, ये जो होती है सर, ना, ये बात हम वसूख से नहीं कह सकते। एक मेरी बात सुने, हमारी बात लोग सुन रहे होते हैं, जी, हमारी ही बातों का हमारे सर के ऊपर डाल दिया सर्वे आ रहे होते हैं। और ये अच्छा, फिर ये मुझे बता दें कि हुकूमत क्यों कंफ्यूज है, इलेक्शंस क्यों नहीं होने देती? हुकूमत कंफ्यूज है तो अपोजिशन जो कंफ्यूज है खुद ही कह रहे हैं। वो इलेक्शंस के मामले पे वो बिल्कुल नहीं कंफ्यूज। वो तो चाहते हैं कि इलेक्शंस हो, इमरान खान चाहते हैं। अपने इंट्रो में हुकूमत क्यों भाग रही है? अपोजिशन भी कंफ्यूज है, आपने क्यों कहा? मैंने अभी भी मैं मानता हूँ, जब आपने एक बात कह दी तो आपको पता होना चाहिए, उस पर चलना है आपने। सर मैं मानता हूँ, हुकूमत, अवाम, ये आपके अल्फाज थे वाज़े तौर पे। मैं अभी भी जब तीनों कंफ्यूज हैं तो तीनों कंफ्यूज हैं। उसकी वजह ये है कि जो अपोजिशन माइंडसेट बना के कोई भी अमल करती है, हमेशा उसके उल्ट होता है। उन्होंने इस्तीफे दिए और समझा कि हम असम्बलियाँ खाली कर देंगे तो इलेक्शंस हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए, तो कंफ्यूज ही है ना। यानी वो जो चाहते थे वो नहीं हुआ, तो हुकूमत भी जो मैं दूं, कैपिटल से इस्तीफा मैं दूं, तो कसूर किसी का निकला है। ये एक अजीब सी बात है। अगला बंदा पूछेगा, खान साहब आपने इस्तीफा दिया है तो आप ही जिम्मेदार हैं इसके। ये नहीं है कि मैंने इस अब्बास हरल साहब की तरफ भी आ जाते हैं, फिर दोबारा आपकी तरफ आते हैं। अब हरल साहब, आपने भी सत्तार खान साहब की गुफ्तगू सुनी है। हर दौर में इंतकामी कार्रवाइयाँ वो कहते होती रही हैं, तो अभी भी जो हो रहा है ये जाहिर है उसी का अमर था, जो पहले होता रहा वो इनके साथ भी अब होना था। तो सारी सिचुएशन और मामले को देखते हुए दूसरा जो उन्होंने नुक्ता उठाया कि तकसीम की जो वो बात कर रहे हैं, आप भी समझते हैं इस टाइम वो तकसीम ही है जिसकी वजह से बहरान है? देखिए, खान साहब ने बिल्कुल सही फरमाया है कि जो सियासी शतरंज है इसमें असल खिलाड़ी कोई और है और ये सब मोरे हैं, तो इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बाकी जहाँ तक आपने कहा कि ये हमारी रवायत है बदकिस्मती से इस मुल्क की कि जो भी सियासी जमात आती है वो आपने सिवाय कि आप इक़्तिदार में आके आपने एजेंडे की तकमील करे और आवाम के लिए कुछ करे, वो दूसरी जो मुखालिफ जमात होती है, जो अपोजिशन होती है, उसको उसके जो खिलाफ जो उसको दबाने के लिए और उसको आउट करने के लिए हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के इन्हीं कोशिशों में रहती है। इसलिए जो है आज तक इस मुल्क का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इसमें और आज जो करंट सिचुएशन में जो जिस तरह
ये हुकूमत चाह रही है कि हाँ, जो सिविलियन है उनको आर्मी कोर्ट्स में ट्राई किया जाए। तो अगर इस तरह ये हुकूमत करती है और कल को ये अपोजिशन में होती है, तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी जो पीडीएम या नून लीग है वो इससे भी ज़्यादा शिद्दत से इस प्रोसेस से वो खुद गुजरेगी। तो इनको ये होश के नाखन लेने चाहिए। हमारी तारीख जो है वो सामने है। बदकिस्मती से सियासतदान जो हैं वो तारीख से सीखते नहीं हैं। वो हमेशा जो है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, उसमें वो बड़े सबसे पहले खड़े होते हैं कि हम तैयार हैं, हमें कहीं भी फिट किया जाए। तो ये जो इसमें सियासी कशमकश है, इस वक्त सियासी जो कशीदगी है इस वक्त बहुत अरूज पे है, और सारी जो सियासी जमातें हैं उनको होश के नाखन लेने चाहिए और आपस में मिल बैठ के इस मुल्क का सोचना चाहिए, आवाम का सोचना चाहिए, जो इसमें जो असल में जिनका ये मुल्क है, जिनके लिए बनाया गया और जिनके जो फंडामेंटल राइट हैं, उनके रोटी कपड़ा मकान और एजुकेशन और हेल्थ है, उससे बेचारे जो हैं इस वक्त पूरी आवाम जो है वो उससे महरूम है। जो आवाम है उनकी महरूमियों जो है उसको दूर किया जाए। हारिल साहब, दूसरा ये बताइएगा कि आज जो 72 इस्तीफे जो थे कौमी असम्बली में जो उन्होंने जमा करवाया, उसे कलअदम करार दे दिया उस मंजूरी को, तो आप क्या समझ रहे हैं इसके बाद स्पीकर के पास कोई हक है या उनके पास कोई कानूनी चाराजोई है कि वो जो हाई कोर्ट का फैसला है इसे चैलेंज कर सकें, या फिर अब पीटीआई के लिए रास्ता हमवार हो गया है असम्बली में वापसी का? देखिए जी, हाई कोर्ट के बाद तो वो जो फैसला था उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसको चैलेंज तो किया जा सकता है। लेकिन चूंकि बुनियादी चीज़ इसमें ये थी कि कोर्ट ने ये देखा है कि ये जो इस्तीफे दिए गए, क्या इनमें इनकी जो है फ्री विल थी, और उन्होंने खुद कहा कि हमारी फ्री विल नहीं थी। अगर वो स्पीकर ने उनको डी नोटिफाई किया है और उसको दोबारा हुक्म दिया अदालत ने कि वहाँ जाएं, वो शामिल हों, तो ये एक खुश आइन बात है। देखिए, जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको इस पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल करना चाहिए, उनको किसी को बाहर नहीं करना चाहिए। मैं इस बात के भी बहुत सख्त मुखालिफ हूँ कि किसी भी सियासी जमात पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, किसी भी सियासी जमात को प्रोसेस से आउट नहीं करना चाहिए, और जो सियासतदान हैं उनको आपस में मिल बैठ के मसाइल का अदराक करना चाहिए और उनकी हल की तरफ जाना चाहिए। तो उनको एक दूसरे की जो राय है उनका एहतराम करना चाहिए, लड़ाइयों की बजाय उसको अवाम की खिदमत में और अपना एजेंडा जो है उसको तकमील करके अवाम की फलाह के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये जो उनका हाई कोर्ट का फैसला है यही बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो यही फैसला जब तक वो खुद फ्री विल के साथ अपना राह हो गई है वापसी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए असम्बलियों में। मेरे से पूछा जी हारिल साहब, आपसे ही सवाल है कि मैंने कहा अब तहरीक इंसाफ असम्बली में जा सकती है आईनी कानूनी पेचीदगियों को देखते हुए? जी बिल्कुल जा सकती है, उनको सत्तार साहब बिल्कुल जा सकती है और उनका राइट भी है, वो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनको पहले भी पार्लियामेंट से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये गलती की थी पीटीआई के और खान साहब ने। जो भी उनका जो भी लूली लंगड़ी हमारे पास जमहूरियत है या पार्लियामेंट है उनमें प्रोसेस उसको मजबूत करें और उसमें जाके उसको मजबूत करना चाहिए। सत्तार खान साहब, क्या लगता है आपको कि अब सूरत हाल को देखते हुए अब स्पीकर इनको कहेंगे गुड टू सी यू? यार वो जो इस्तीफे आए थे, ये पार्लियामेंट से जो इस्तीफे थे वो इस्तीफे भेजे गए थे तो पता नहीं 123 थे 124 थे, जिसमें 124 निश्चित थे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उस पर किसी ने फोकस ही नहीं किया कि उस लिस्ट में जो डिप्टी स्पीकर थे उस वक्त पे जिन्होंने डिसॉल्व कर दी थी पार्लियामेंट, उनका अपना इस्तीफा नहीं था बीच में। अब ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक जो वजह बनती, बुनियादी वजह होती है कि जी मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ डिप्टी स्पीकर के तौर पर। खान साहब ने कह दिया कि डिसॉल्व कर दो। अच्छा डिसॉल्व कर दो, सबके इस्तीफे आ गए, एक लिस्ट आपने ऑफिशियल जारी की कि ये वो बंदे हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया, उसमें सूरी साहब था नाम डिप्टी स्पीकर। अक्सर मैं आपसे पूछता रहता हूँ, आप मेरी करेक्शन करते रहते हैं, ठीक है ना? तो वो सूरी साहब का अपना नहीं था उसमें। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि किसी जगह पे कोई जाके चीज़ किसी तरीके से हो सकती है, बात हो सकती है कि ये कैसी लिस्ट थी। अब दूसरी बात जो हारिल साहब ने की कि उनकी मर्जी शामिल थी कि नहीं शामिल थी, अगर वो कहते हैं कि उनकी मर्जी शामिल नहीं थी तो क्या इमरान खान ने कराया काम? देखना चाहिए। अगर मैं MNA हूँ, मेरा इस्तीफा है और मैं कह रहा हूँ मेरी मर्जी शामिल नहीं थी, तो क्या फिर ये उन्होंने
उसकी नोक पे करवाया, जो भी चीज़ थी उसको नोक कहते हैं, वो चाहे कलम की नोक हो, चाहे बंदूक की नोक हो, या कोई और चीज़ हो, तो उसकी नोक पे करवाया था। अब ये बात करना कि पार्लियामेंट को मजबूत करना है, जमहूरियत को मजबूत करना है, फलाने को मजबूत करना है, आप कह रहे हैं मैं डिज़ोल्व कर दूंगा तो इलेक्शन हो जाएंगे, मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा, ये आप कह रहे हैं ना। आप क्या करवा सकते हैं या कर सकते हैं, डिपेंड तो इस चीज़ पे करता है। क्या मैं 8 बजे शो कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। अगर तो मुझे यकीन है, और एक ऐसा यकीन है जो मैं करवा सकता हूँ, और फिर साबित भी हो जाए हाँ करवा दिया, तो फिर तो बात समझ में ही आती है। साल हो गया, तकरीबन साल ही हो गया ना। जी जी। अप्रैल में हुकूमत गई थी, साल हो गया। साल में आप देख लें कि चाहे जो मर्जी कह लें आप उसको, साल में इलेक्शन नहीं करवा सके। असम्बलियाँ भी तोड़ दी अपने हाथों से, जिस जिस जगह पे हुकूमत थी असम्बलियाँ भी तोड़ दी। आगे से क्या नतीजा आया? चीफ जस्टिस, मुझे वैसे चीफ जस्टिस के साथ हमदर्दी है, उमर अत्याब बंदयाल है ना नाम, बड़ी हमदर्दी है कि ये मेरे ख्याल में पहला चीफ जस्टिस होगा सुप्रीम कोर्ट का जिसके फैसले की किसी ने, वो जो एग्जेक्टिव थे जिन्होंने नाफिजुल अमल करना था, इम्प्लीमेंट करना था, घास तक नहीं डाली। अब वही बात आ गई कि जब अदालत और पार्लियामेंट के माबैन एक जंग जो है वो सामने आ जाती है कि पार्लियामेंट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट है, हम सुपीरियर हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपको आइन की वजह से आपको ये चीज़ मिली, आपने आइन की पासदारी करें, वो उसकी नहीं सुन रही सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट की नहीं सुन रही, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुन रहा। तो अब ये बताएं, ये सिचुएशन होती है तो मिलिट्री एक्ट, आर्मी एक्ट जो भी था वो क्यों आया? उन्होंने कहा कि जी ब्लैंकेट, ये जो टर्म है ना ब्लैंकेट, मैंने उस दिन भी थोड़ा सा उसको और तरीके से है, ब्लैंक चेक होता है कि सत्तार खान साहब आप कहाँ बैठे हैं, आप हमारे पास आएँ, ये ब्लैंक चेक है। तो ब्लैंकेट तरीके से आप बेल देना शुरू कर दें, धड़ाधड़ ठा 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 करके, तो वही है कि एक जगह पर इस्टेब्लिशमेंट आपस में जुड़ के नहीं बैठी हुई, उनमें दराड़ आ गई है। उन्होंने कहा तुसी कर दो असी भी करांगे, अब ये तुसी कर दो असी भी करांगे। अब ये बताएं कि ये भी कभी कभार होता है, पहले भी होता, चौधरी इफ्तिखार के दौर में हुआ था कि सारी जमातें जो हैं, चौधरी इफ्तिखार, चूँकि चौधरी इफ्तिखार साहब की गुड्डी चढ़ी हुई थी, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ उन्होंने अलम बगावत का जो अलम था, बगावत का अलम ही होता ना, वो उन्होंने बुलंद किया हुआ था, वो सारे लग गए। वो नून लीग भी आ गई उसमें पीपल पार्टी भी आ गई उसमें, ये इमरान खान साहब वो 48 घंटे के लिए ज़िंदगी में पहली दफ़ा अंदर हुए थे, वो 48 घंटे के लिए 2007 में हुए थे, ये भी आ गए। सबको पता था ना कि चौधरी इफ्तिखार की गुड्डी चढ़ रही है, मुशर्रफ से जान कैसे छुड़वाएं, हम तो छुड़वा नहीं सके, इसके ज़रिए छुड़वा लेते हैं। उस वो सारे इकट्ठे हो गए। उसके बाद बड़े अरसे के गैप के बाद देखा कि जलसों में जुलूसों में उमर अत्ताब बंदयाल और अदलिया, इसका नाम पीटीआई के जलसे जुलूस की जीरत बनना शुरू हो गया। अदलिया कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। वो क्यों कह रहे हैं? वाई? उसकी वजह यह है कि वहां से उनको रिलीफ मिलता है, जो भी पकड़ा जाएगा पीटीआई का उसको रिलीफ मिल जाएगा। अब ये ऐसे लगता है कि दोनों तरफ से ठन गई है कि असी फड़ते रहेंगे, वो कहने असी फिर रिहा करते रहेंगे। अब इसमें कानून कहाँ क्या कहता है, मेरिट क्या कहता है, क्या नहीं कहता, इस पर नहीं जा रहे, ये जा रहे हैं पसंद और नापसंद पे जा रहे हैं। हम लोग पसंद और नापसंद की वजह से फंस गए हुए, जो हमें नहीं पसंद है उन्हें फांसी चढ़ा दिया जाए, हम कहेंगे हम मिठाइयाँ बांट रहे होंगे। ऐसा हुआ इस मुल्क में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी हुई थी तो उस वक्त की अपोजिशन ने मिठाई बांटी थी, लोगों ने मिठाई बांटी थी जो कि भुट्टो को पसंद नहीं करते थे। अब ये भी इस मुल्क में हुआ, शायद आपको नहीं पता या पीटीआई को नहीं पता, कि मिठाइयाँ तकसीम हुई थी किसी की फांसी पे। आपका मुखालफ है, वो बहुत तगड़ा रहा है, हुकूमत से हटा, मार्शा लगा, 2 साल बाद उसी बंदे को, और वो डूबियस कंट्रोवर्शियल, उसे जुडिशल मर्डर कहते हैं। ये हरल साहब इस टर्म को मुझसे बेहतर जानते हैं, उसे जुडिशल मर्डर कहा जाता है। अब जुडिशल मर्डर हुआ एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का, और लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे। यहाँ पे मैंने आपको कहा कि मैं समझा कि शायद ये 1 महीना चलेगा कि इमरान खान पकड़ा जा रहा है तो नून लीग वाले मिठाइयाँ खिला रहे हैं, बांट रहे हैं। मैं भी खा रहा था। जब इमरान खान रिलीज हुआ, जिसको रिहाई मिली, तो फिर पीटीआई के लोग मुझे मिठाइयाँ खिला रहे थे। मैं समझा कि ये महीना बड़ा अच्छा जाएगा, कभी पकड़ा जाएगा तो नून लीग वाले मिठाइयाँ खिलाएंगे, जब रिहा होगा तो पीटीआई वाले खिलाएंगे। अब ये बताइएगा, अब अगर ये वापसी जाते हैं, इस कौमी असम्बली में वापसी इनकी होती है, तो क्या ये बहरान खत्म हो जाएगा जो इमरान खान साहब ये जैसे असम्बली को जाली असम्बली, सबसे पहली बात ये है कि जब आप ये कह रहे हैं कि
उनकी बिल थी कि नहीं थी? जब वो कह देंगे जी हमारी मर्जी नहीं थी, तो इमरान खान तो माइनस हो जाएगा। इमरान खान तो माइनस हो जाएगा। अगर वो कहेंगे जी हमारी मर्जी थी, जो इमरान खान साहब चाहते थे हमने वही किया, तो फिर क्या होगा? ये देखे ना, बात हमारे पर आ गई। आप कहते हैं एक बात है, हरल साहब ने भी वो बात की, इमरान खान को पार्लियामेंट से निकलने की क्या जल्दी थी? क्या कहीं से इशारा मिला था कि तुम पार्लियामेंट से निकलो, इस तरह से निकलो, वो तो उन्होंने और महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद तुम दोबारा वजीर आजम हो जाओगे? या किसी ने इशारा किया होगा ना? वो तो इंटरव्यू में कह चुके हैं ना। और जिसने इशारा किया था इमरान को, उसको पकड़ना चाहिए जाके कि तुमने कितना गलत इशारा मुझे कर दिया था। चलें हरल साहब की तरफ लास्ट पर आते हैं। हरल साहब, आप बताइएगा कि अब ये जो सारी सूरत हाल बताई और जो जुडिशरी का जो जिक्र सत्तार खान साहब ने किया कि बेल पे बेल मिल रही है, ज़मानतें मिल रही हैं, अब जो हुकूमती जमातें हैं वो भी ये कहती हैं कि जो 9 मई के वाक़यात हुए उसमें भी ज़मानतें दी जा रही हैं, तो ऐसा आपको लगता है कि कानूनी और आइनी लिहाज से ठीक है, वो लोग बेगुनाह हैं जिनको ज़मानतें मिल रही हैं? देखें जी, जो ज़मानतें मिल रही हैं वो ज़्यादातर लोगों को जो MPO के तहत जो मेंटेनेंस ऑफ पीस के हवाले से जिनको डिटेन किया गया हुआ है मुख्तलिफ जेलों में, मुख्तलिफ जगह पे, तो उनको जो है वो सेट असाइड किए जा रहे हैं MPO ऑर्डर्स जो हैं। जहाँ तक जो अंदराजे मुकदमात जो हो रहे हैं उनको तो कहीं भी से ज़मानतें नहीं मिल रही, और उनको जो है वो रिमांड पे वापस जो है पुलिस के हवाले किया जा रहा है। तो उसमें बड़े बेचारे कुछ इनोसेंट भी लोग हैं, कुछ गुनहगार भी हैं, उनको तो वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। तो इस वक्त जो है मेरी तो मुक़्तदर हल्के जो हैं उनसे गुजारिश है कि जो बेचारे मासूम लोग हैं जिनको मुश्तइल करके अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है, उनका भी ख्याल रखा जाए। और जहाँ तक खान साहब ने बात की है तो उसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। जैसे इमरान खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये बात की है कि मैंने असम्बलियाँ जो हैं बाजवा साहब के कहने पे पंजाब असम्बली तोड़ी है। तो बाजवा साहब जो है उनकी रिटायरमेंट हो रही है दिसंबर 2022 में। उसके बाद इन्होंने जो जनरल बाजवा साहब थे उनके खिलाफ कैंपेन चलाई PTI ने, उनको मीर जाफर और सादिक और पत्नी क्या तो क्या लक़ब दिए कहते रहे उनकी। तो उसके बाद ये तो आगे जनवरी 2023 में असम्बलियाँ तोड़ी जा रही हैं भाई। उनके आपने उससे पहले उसके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि वो जो है असल मीर जाफर वो था, और उसने जो है इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, और उसके बाद फिर आप जो है उसी की एडवाइस के ऊपर असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं। तो खान साहब जो हैं उनकी जो कौलो फेद में तजाद है वो बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने जितनी भी सियासत की है आज तक हर बात पे यू टर्न लिया है। उनका कोई एक एजेंडा नहीं है। सुबह वो एंटी स्टैब्लिशमेंट होते हैं, एक तरफ तो वो कहते हैं उनका मुझे तो बयानिया की समझ नहीं आती, पुराने वाले जनरल साहब को फांसी चढ़ा दो और नए वाले से मुज़ाकरात के लिए वो तरले कर रहे हैं। एंटी स्टैब्लिशमेंट मुझे तो कहीं से भी नहीं लगते। उन्होंने यानी बस इतनी मकबूलियत के बावजूद नुमान साहब, हरल साहब आपकी बात इतनी है कि एंटी स्टैब्लिशमेंट इमरान नहीं है। वो स्टैब्लिशमेंट से कहते हैं कि जनाब मेरे साथ तय कर लो, जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। बिल्कुल खान साहब, नुमान साहब देखें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ठीक है, कि वो उनका एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया नहीं है, उनका सिर्फ और सिर्फ बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों की राय आवाम तक पहुंच और फैसला आवाम ने करना है क्या सही है और क्या गलत है। सारी सिचुएशन और मंजरनामा आपके सामने रखा है जिन मासूमों का हरल साहब ने जिक्र किया। मैं वीडियो भी एक देख रहा था 9 मई की, जब कराची के अंदर एक माँ रो रही थी कि मेरा 9th क्लास का बच्चा है, स्टूडेंट है, उसे ना गिरफ्तार किया जाए, लेकिन तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम में उसे पकड़ा गया। तो ये सियासी जमातों के जितने कारकुनान हैं उनको जज्बात को कंट्रोल करना चाहिए ऐसे हालात में खासकर, और हुकूमत जो इकदाम कर रही है वो आइनों कानून के लिहाज से बेहतर करे। सारा मंजरनामा सिचुएशन आपके सामने रखी है। अल्लाह हमारे मुल्क के पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। आप भी अपने लिहाज से पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इकदाम करें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मैं दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।